तो मैं आग्रह करता हूं विनोद श्रीवास्तव जी को कि मंच पर आएं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दैनिक जागरण समूह, कि वो प्रसून जी का स्वागत करें। प्रसून जी से कविता भी सुनेंगे, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से, और प्रसून जी से कुछ गाकर भी सुनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे गायक भी हैं प्रसून जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। दैनिक जागरण के इस अति महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप सब लोग ये जानते हैं कि दैनिक जागरण सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाता है। और दैनिक जागरण के जो सामाजिक सरोकार हैं वो विविध कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबके सम्मुख आते रहे हैं। उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे हम संवादी के नाम से जानते हैं। हिंदी है हम, इस टैगलाइन के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसका जो केंद्रीय भाव है, उसकी जो परिधि है, वो समाज के विशिष्ट हस्ताक्षर, सेलिब्रिटी, ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय प्रसून जी का हम हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करें, ताली बजाकर स्वागत करें हम सब। मुझे जो विषय दिया गया है चर्चा करने के लिए, उस विषय पर जरूर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन प्रसून जी हों और बहुआयामी शख्सियत के धनी हमारे साथ हों तो हम उनके फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे और उनके ऊपर भी छोड़ देंगे कि वो क्या ऐसी बातें सोच करके आए हैं जो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को बताना चाहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को अनंत जी ने बताया, ये राधा और कृष्ण के प्रेम को केंद्रित रखते हुए ये सत्र है। तो क्या हम प्रसून जी कह सकते हैं राधे राधे? बिल्कुल कहिए। आप सब लोग भी कह सकते हैं राधे राधे। तो पहला प्रश्न यहीं से प्रारंभ करते हैं अनंत जी। प्रसून जी, जब आप राधे राधे या जय श्री कृष्ण का संबोधन सुनते हैं, उच्चारण करते हैं, तो प्रणति के भाव में आप स्वयं उसे अर्पित करते हैं, तो आपका मन, मस्तिष्क, अंतर्मन किस प्रकार से स्पंदित होता है? किस प्रकार से आपको वो झंकृत करता है? ये पहले तो आपको ये भी पहले सबको मैं सबका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत मेरी ये क्षमा है, मेरी क्षमा याचना मेरी तरफ से कि मैं लेट हो गया, लेकिन मेरे हाथ में था नहीं, वो प्लेन ही उतर नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता था। तो और अनंत जी का अनंत आग्रह जो है वो मैं टाल नहीं सकता हूँ कभी भी। तो पहले तो अनंत जी के लिए तालियां कि मैं उनकी वजह से यहाँ हूँ। दैनिक जागरण से पुराना एसोसिएशन है और जो काम दैनिक जागरण करता रहा है, और विशेष रूप से भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर मेरी कई कविताएं एकदम डेडिकेटेड रहती हैं, और उनका फर्स्ट पब्लिशर दैनिक जागरण है। तो मेरी बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिनको अनंत जी के आग्रह पर भी लिखी हैं और कई बार मैंने स्वयं भेजी हैं कि दैनिक जागरण के जो पाठक हैं वो मुझे प्रबुद्ध पाठक लगते हैं और मुझे लगता है कि उन तक मेरी रचनाएं पहुंचनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हम राधा कृष्ण पर क्यों ऐसा ये जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ पर आप भी हैं बात हुई कि राधा कृष्ण पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आप में से कितने लोग ने सुना हो, पर बम्बई में एक प्ले मैंने लिखा था अभी, राजाधिराज करके, वो काफ़ी वहाँ पर प्रसिद्ध हुआ और काफ़ी एक पहला भारत का एक ब्रॉडवे बड़ा प्रोडक्शन है जिसे डिजिटली और हर बड़े एक भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया था। श्री कृष्ण का जीवन और श्री कृष्ण का दर्शन और उनका प्रेम, उसमें सब कुछ मैंने प्रयास किया था कि मैं श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाऊं। और इसको लिखने, क्योंकि इतने लोगों में इसके प्रति उत्सुकता रही है, बम्बई शहर में तो बहुत है, और शीघ्र ही हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली भी उसको लेकर आए। तो ये प्रश्न था कि इस प्ले के दौरान
और ये विषय भी वहीं से निकला कि क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो जो करंट होता है उस पर बात की जाए थोड़ी सी। तो प्रश्न ये था कि मुझे क्या लगा, इसको क्यों चुना। पहले तो ये प्रोजेक्ट मैंने, देखिए जो भी प्रोजेक्ट मैं चुनता हूँ, मैं बहुत सारा काम नहीं करता हूँ फिल्मों में, या जो भी मैं किसी भी क्षेत्र में करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम चुना जाए जिसमें आप तैरे नहीं, जिसमें आप डूब जाएं। और वो कहते हैं ना कि जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो आप डूब सकें उसमें, चाहे वो तारे ज़मीं पर हो। जब मैंने पहली बार डिस्लेक्सिया के बारे में और बच्चों के बारे में सोचा उसमें, तो आपने देखा कि उसमें तुझे सब है पता है ना माँ जैसा गीत आ गया, या तू धूप है जम से बिखर आ गया। तो वो मुझे एक अलग, एक संवेदनशीलता के एक अलग आयाम से मुझे उसने जोड़ा। रंग दे बसंती ने अलग तरह का एक जो आंदोलनकारी हिस्सा है मेरा, उसको समझने की, स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश कि आप मस्ती की पाठशाला लिखते हैं या रूबरू लिखते हैं। इसके अलावा भाग मिल्खा भाग में मैंने स्पोर्ट्स के बारे में सोचा। तो मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मुझे लगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण जो बहुआयामी हैं उन पर अगर मैं थोड़ा सा भी अपना एक पुष्प अर्पण करूं तो शायद मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और ऐसे समय में जब प्रेम के ऊपर बहुत पूछा जाता है कि प्रेम क्या बचा है उस तरह का प्रेम है क्या हम में, क्या वो प्रेम जो राधा कृष्ण के प्रेम की आप बात करते हैं वो क्या है। तो इसलिए ये विषय मैंने चुना था और इस पर मुझे बहुत खुशी है कि जिसे कहते हैं मुझे धो दिया इसने, इस पूरे प्ले को लिखने में मैं धुल गया। प्रसून जी अद्भुत प्रयोगों के साथ साथ बिंबों का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय शब्द एकार्थी नहीं होते हैं। अभी अभी उन्होंने कहा ना धो दिया, अब धो देने का भी अनेक अर्थ है, अब वो आगे आने वाले इस 30-35 मिनट में हम उनसे समझेंगे। लेकिन प्रसून जी को ये बताते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। प्रसून जी, ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रांगण है और ये सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर विराजित हैं पूरे भारत के कोने कोने से पधारे हुए हैं। तो आप इस सभागार में भारत को देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में। तो जब आपके इस विषय को लेकर के हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थी, ये शोधार्थी ये जानना चाहेंगे, और आप स्वयं ये बता चुके हैं कि 15 अगस्त से लेकर के और 1 सितंबर तक ये जो मंचन हुआ जिसको हम NMACC यानी कि नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर जो बॉम्बे में है और बहुत अद्भुत स्थान है, वहाँ पर ये लगातार 2 घंटे तक इनके प्रतिदिन ये कार्यक्रम हुए। तो निश्चित रूप से जब आप इस विषय पर कुछ हमें बताना चाहते हैं तो शोधार्थी जानना चाहते हैं किस प्रकार का रिसर्च किया, कौन सी पुस्तकें पढ़ी, किन कवियों ने आपको वो प्रेरित किया और आप इतनी अच्छी बातें हम सबके सम्मुख, समाज के सम्मुख रख सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। और क्योंकि ये विषय मेरे लिए ऐसा था कि हम भाई बचपन से ऐसा कौन होगा जिसने भगवान कृष्ण के बारे में ना सुना हो, पर सुन रहे हैं, लेकिन उसमें हम कितना डूबे हुए हैं या उससे कितना जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न था मेरे सामने। तो शोधार्थी जो जानना चाहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं स्कॉलर्स से मिलूं और लोगों जिन्होंने जो उस विषय को समझते हैं उनसे मिलूं, और जितना मैं उसमें जाता था उतने अलग रूप मुझे दिखाई देते थे। तो मुझे जो मैंने पहली लाइनें लिखी थी कि कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल। कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल। हाथ बढ़ाओ खड़े सामने, यही खड़े हैं रूप बदल। पार समय की सीमा से हैं, पार जन्म के बंधन से। बुद्धि से समझ नहीं आएंगे, सोचो प्रेम भरे मन से। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है, ये प्रेम है, और इसलिए मुझे इसमें स्वयं को डुबाना होगा। तो मैं सुनता रहा
और बार बार नई नई, मैं तो कहता हूँ आप निमित्त बनते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप उस प्रोजेक्ट में सही से जुड़ जाते हैं तो आप उसके निमित्त बन जाते हैं। और रही बात, देखिए मुझे जो है युवाओं का नाम लेके कभी ना डराया जाए कि ये युवा लोग बैठे हैं, ये जो है गंभीर बातें नहीं समझते हैं। ये इतनी बड़ी गलत धारणा है। मुझे सबसे ज़्यादा कविताओं के लिए आग्रह जो है युवा वर्ग से ही मिलता है। मैंने जब भी नए नए प्रयोग किए हैं कविताओं में, उसका मैंने एक बहुत पहले गीत लिखा था, मन के मजीरे एक एल्बम लिखी थी, शुभा मुदगल जी के साथ मैंने किया था, शांतनु जी ने उसका म्यूज़िक किया था 20 साल पहले, और भी ज़्यादा शायद। मैंने उसमें प्रयोग किया था, खोली आँखों की खोली मैंने पाई अपनी बोली, मुझ में ही रहती थी मेरी हमजोली। तो खोली आँखों की खोली, संज्ञा और क्रिया दोनों जो है खोली है। एक तो खोली है जब बम्बई में होती, खोली में जिसमें रहते हैं लोग, और दूसरी आंखें खोली। ये मैं करके भूल गया। मुझे कोई 10-12 साल बाद लिटरेचर फेस्टिवल में जयपुर में एक ऑलमोस्ट 15-16 साल की लड़की ने मुझसे आके कहा कि आपने खोली ऐसे किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मानना कि हमारे युवा वर्ग जो है वो जो है उसे कोई कविता में इंटरेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे बहुत आशाएं हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट है, हम शायद माहौल नहीं दे पाते। आप ये समझ लीजिए, एक ही मैं आग्रह आपसे कहूँगा, मैं तो कंटेंट से जुड़ा हुआ हूँ हर तरह से, चाहे वो एडवर्टाइजिंग से हो या फिल्मों से हो या अदर वेज। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट एज यू ईट, आप जो भोजन करते हैं वो जो शरीर का ध्यान रख के करते हैं, यू नो वॉट यू आर ईटिंग, एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ योर फूड यू नो वॉट इट डज टू यू, एंड वो आपके शरीर की खुराक आप कहते हैं, ये मेरा न्यूट्रिशन है। आप ये समझ लीजिए जो कंटेंट आप देखते हैं ये आपका मन का न्यूट्रिशन है, आपकी बुद्धि का न्यूट्रिशन है। बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू कंज्यूम। आज की डेट में लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग कंटेंट इंडाइजेशन, कंटेंट की अपच से ग्रस्त हैं बहुत से लोग। इतना देख रहे हैं कि उन्हें, देखिए रोमन उसमें आपने पढ़ा होगा कि वोमिटेरियंस होते थे, खाना खा के लोग उल्टी करने जाते थे ताकि फिर खा सके। ये है भोग की पराकाष्ठा, और आज हम यही कर रहे हैं कि कंटेंट में भोग की पराकाष्ठा कर रहे हैं। भाई अगर आपको थोड़े दिन का ब्रेक मिलेगा तभी आपको कोई कंटेंट अच्छा लगेगा। पूरे टाइम देखते जा रहे हैं आप। प्लीज़ वॉच व्हाट यू वॉच। बहुत ज़रूरी है आप ध्यान रखें आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क की खुराक उसको दे रहे हैं, और उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं है, तो इतना न्यूट्रिशन ना दें। आपने अभी बुद्धि से समझ से परे, ये आपने एक शब्द प्रयोग किया, और खोली और आँखों की खोली को आपने संज्ञा और क्रिया के रूप में बात रखी। मुझे लगता है कि क्या आप राधा रानी को और कृष्ण के प्रेम को क्या कोई विशेषण देना चाहेंगे या कोई संज्ञा देना चाहेंगे? चूंकि संज्ञा और क्रिया की बात आ गई है तो मुझे ये प्रेरित कर गया कि मैं आपसे एक छोटा सा बिंदु और पूछ लूं। देखिए मैंने इसमें जो उसकी कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ, वैसे तो आपको प्ले के लिए वेट करना चाहिए। तो ये राधा कृष्ण का जो संवाद है इसमें जो मैंने लिखा है कि राधा जो है थोड़ी रूठी हुई है, वो कहती हैं क्यों मैं करूं सिंगार, रे कान्हा क्यों मैं करूं सिंगार, भाए ना कंगना भाए ना कजरा, सुनी सुनी बहार, रे कान्हा क्यों मैं करूं सिंगार, नहीं करूंगी सिंगार, वो कह रही। ये एक म्यूजिकल है, तो इसमें जो संवाद भी हैं वो म्यूजिकली हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें, क्योंकि सब लाइव सिंगिंग है, कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं, लाइव सिंगिंग करते हैं लोग। तो क्यों मैं करूँ सिंगार, वो कहती है। और वो आते हैं, कृष्ण कहते हैं राधे राधे मेरी राधे, गंध का बहना तुमसे ही है, पुष्पों का खिलना तुमसे ही है, सांझ का हर गीत तुमसे ही है, हृदय का संगीत तुमसे ही है, तुम ही हो राधे, तुम ही हो झनकार, बह जाओ बहते जाओ, तुम तो हो प्रेम धार, राधे तुम ही तो हो श्रृंगार। तो वो उनको श्रृंगार कहते हैं, और किस तरह से वो एक प्रेम था और
फिर कृष्ण से कहती हैं राधे कि क्या तुम सिर्फ मेरे हो? तो कृष्ण कहते हैं जिस रूप में तुम मुझे सोचती हो और प्रेम करती हो उस रूप में मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। देखिए, कृष्ण के बारे में लिखते हुए मुझे एक और चीज का जो मुझे अनुभव हुआ कि जो आप चाहते हैं, ब्रिज को कृष्ण वात्सल्य बन के मिलते हैं, क्योंकि उनको वात्सल्य चाहिए, उनको बचपन चाहिए। राधा को श्रृंगार और प्रेम के रूप में मिलते हैं, द्वारिका को वो द्वारिकाधीश बन के मिलते हैं, रूलर प्रजापालक बन के मिलते हैं, और अर्जुन को फिलोसोफर बन के मिलते हैं, दार्शनिक बन के मिलते हैं। आप अंदर से जो चाहते हैं उस रूप में कृष्ण आ जाते हैं। तो कृष्ण आपके अंदर हैं और जिस रूप में आप चाहते हैं, ये मुझे इसको लिखने के दौरान ये मुझे लगा कि ये आपके अंदर से प्रस्फुटित होता है। कृष्णमय आप जब हो जाते हैं तो आपको जो आप डिजायर करते हैं वो डायरेक्शन, वो चीज़ मिल जाती है, वो अभीष्ट आपका जो है उसी रूप में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो ये लीला जो है समझनी है। और ये देखिए, हमारे देश के लोग जो है बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको ये समझाना कि रूप बदलते हैं ये बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हम लोग तो फॉर्म, और एक तरफ हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं कि जगत मिथ्याम ब्रह्म सत्यम, तो आप मिथ्या का कोई भी रूप बनते हुए देख सकते हैं। इल्यूजन, आज फिजिक्स भी बोल रहा है कि वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, तो उसका तो कोई भी रूप प्रकट हो सकता है। दूसरी तरफ हम द्वैत हैं जहाँ पे ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। हम हर तरह की थिंकिंग को हमारे देश में हमने पनपते हुए देखा है, और यही देश, इसलिए मुझे लगता है कि इसे समझ लेंगे तो ट्रू मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी आप समझ लेंगे, जिसकी आप विश्व में बात करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की सोच के लिए ज़मीन है, हर तरह की सोच के लिए ज़मीन है, और हर तरह का पुष्प पल्लवित होता है। और यहाँ पर पुष्प वाटिका जो है वो पहलवानी की जगह नहीं है, खुशबू की जगह है। पुष्प आपस में दूसरे से लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे से स्पर्धा नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना जानते हैं। इस अद्भुत चर्चा में जब आप प्रश्न भी खड़ा करते हैं माननीय प्रसून जी, क्यों मैं करूं श्रृंगार, और उसके साथ साथ आप उत्तर भी देते हैं, तो यह जो आपस की जो भावना है या जो श्रृंगार से परिपूरित एक वार्तालाप है, तो एक सामान्य सा सहज सा प्रश्न एक आम मनुष्य के मन में उठता है, तो क्या सच में जो राधा जी हैं वो कल्पना है कृष्ण के जीवन में, या वास्तविकता है, या खाली धारणा है? नहीं, मैंने कहा ना, जो जिस तरह से ये वेंटेज पॉइंट एक शब्द है अंग्रेजी में, कि किस वेंटेज पॉइंट से आप देखते हैं। वेंटेज पॉइंट को कैसे समझ सकते हैं? एक नदी बह रही है, जो व्यक्ति उस नदी की लहरों से संघर्ष कर रहा है, उसे पूछे कि नदी क्या है, तो वो कहेगा नदी आक्रामक है। लेकिन एक व्यक्ति जो नदी के तट पर खड़ा है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए नदी जो है शांत है। नदी तो वही है, एक किसी के लिए आक्रामक है, किसी के लिए शांत है। ये आप कहाँ से देखते हैं, किस वेंटेज पॉइंट से देखते हैं आपको वो। इसीलिए मैंने कहा कि भावना तो आपके अंदर है, और इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है कि वो कल्पना है या यथार्थ है। मैं ये मानता हूँ कि कल्पना कुछ नहीं है, यथार्थ है सब कुछ। सब कुछ यथार्थ है, पूर्ण यथार्थ है, जीवंत है। आप कृष्ण जीवंत हैं, राधा जीवंत है, और आप कल्पना करें तो कल्पना में भी है। यही तो उनकी जो एटर्नल जिसे आप कहते हैं, जो युगों से परे है, जो समयातीत है, ये ऐसा प्रेम है जो समयातीत है। दोनों के मध्य प्रेम के भाव को यदि मैं ब्रज की बोली में कहूँ तो सब ठाकुर कहो ठाकुर हरि, ता ठाकुर की ठाकुर ठकुराइन। ये जो ब्रज के मूल, ब्रज की रज से ये निकला हुआ भाव है, ये रसखान का भाव है, वो आपके बिंदु को कहीं ना कहीं उसमें मैं समाहित होता हुआ देखता हूँ। इतनी अच्छी बातें आप प्रसून जी हम सबको बता रहे हैं, बहुत सहज सा एक भाव प्रकट होता है। आपका जो जीवन है, जो बाल्यकाल है,
और जब आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, आप जब अल्मोड़ा से आते हैं, तो उसकी रज कण में, उसके कण कण में ऐसा क्या भाव है, ऐसी क्या उसमें मेधा है, ऐसी क्या शक्ति है कि प्रसून जैसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं? कुछ जीवन के बारे में बता दीजिए। नहीं देखिए, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बहुत आभारी हूँ और ऋणी हूँ उत्तराखंड का, जहाँ मेरा जन्म हुआ, पहाड़ों में। और जो आप आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो मैंने बचपन से बहुत अपने चारों ओर देखा है। बड़े बड़े स्कॉलर्स, हर तरह के थिंकर्स, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर्स हों, चाहे वो हमारे देश के बहुत जो योग के लिए आते हैं, वहाँ पर मेरा सानिध्य रहा ऐसे लोगों से, और बहुत कुछ अवचेतन में मेरे उतर गया, और एक आध्यात्मिक भाव और बिंबों का जिनकी आप बात करते हैं। अब धूप से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो धूप है झम से बिखर, वो एक्चुअली छम से नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ इंडियन आइडल वगैरह में गाने गाते हैं लोग, तू धूप है छम से, वो छम नहीं है, वो झम है। और झम जो है वो उत्तराखंड की पहाड़ी भाषा का शब्द है। वो झम हो रहा है, वो किसी चीज़ को, वो इसे इंग्लिश में जैसे ओनोमोटोपोइया कहते हैं, शब्द की ध्वनि पर वो बहुत करते हैं। टपुर टिपुर जैसे कि बंगाल में भी आपको बहुत सुनाई देगा, तो ये उत्तराखंड में भी बहुत है। तो मेरे धूप जनरली, क्योंकि पहाड़ में जो रहा है वो जानता है कि धूप को ही देखते रहते हैं कि धूप के साथ खटिया सरक रही है, धूप के साथ चल रहे हैं, धूप कहाँ आ गई, वहाँ बैठ गए, बहुत महत्व होता है। तो मैंने धूप का बहुत प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। जब भी मैं कहीं फंसता हूँ तो प्रकृति का ही सहारा लेता हूँ। एक गाना है मेरा, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे, उतार गम के मोजे, जमीन को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। उतार गम के मोजे, जमीन को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। अब आप यही देखिए कि प्रकृति का सहारा है। कंकरों में, जो पहाड़ी नदियों के किनारे कंकड़ हैं, उस पर चला हो, उसको पता है कि कंकड़ों को जब कंकड़ तलवों में गुदगुदी मचाते हैं तो कैसा लगता है। तो आप किसी भी सिचुएशन में जाएं, मुझे प्रकृति मेरा उंगली थाम लेती है। और मुझे इसलिए आपने कहा कि बचपन का जो असर है, मेरे पिताजी जो थे वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुआ करते थे। जो लोग उस ज़माने के लोगों की जानते हैं कि क्या, तो वो उत्तराखंड में स्कूलों का इंस्पेक्शन करने जाते हैं कि वहाँ टीचर्स हैं कि नहीं है। तो मैं उनके साथ साथ उंगली पकड़ के चलता था, उनके साथ जाया करता था। तो वहाँ मैंने देखा कि वो जितना क्लास में टीचर का होना ज़रूरी है, उतना स्टूडेंट्स का होना भी ज़रूरी है। तो पहले वो टीचर को ढूंढते थे और फिर स्टूडेंट्स को ढूंढते थे कि भाई तुम क्लास में चलो, तुम्हें भी तो पढ़ना है। तो ये जो हम वहाँ, मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि कई बार हम सोचते हैं कि ये सिर्फ समाज को चलाने की या जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन जितना आपके अंदर डिज़ायर है उतनी ही वहाँ सरकार के ऊपर प्रेशर है। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होगा तो टीचर भी नहीं होगा, और टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट नहीं होगा। तो ये एक तरह का जिसे कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है।
तो एक दोषारोपण की जो हम मनस्थिति से, मुझे बचपन से लगा कि दोषारोपण से कुछ नहीं होगा, ये हाथ मिलाकर करने वाली चीज़ है, जो बदलाव हमें चाहिए वो। तो ये बचपन की लर्निंग्स है। मेरी ग्रैंडमदर से लर्निंग मेरे को बहुत है। उत्तराखंड की विमेन का जो एक स्ट्रॉन्ग विमेन जो होती हैं, वो मैंने उनको देखा। वो 19 साल की थी जब उनके पति नहीं रहे और वो अकेली थी, और वो अनपढ़ थी, तब विलेज से, गांव से आई थी। और आपको मैं ये सुखद उससे बताता हूँ कि जब वो एक स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल बनकर रिटायर हुई। तो ये आप जो कह रहे हैं मैंने बचपन से सीखा, हाँ मैंने बचपन से सीखा। मैंने देखा कि इसीलिए मुझे लगता है कि जिस समाज की बागडोर अगर महिलाओं के पास होती है, उनके पास डिसीजन मेकिंग होती है, वो समाज बहुत आगे जाता है। मुझे लगता है प्रसून जी, जब आप बचपन की बात, गांव की बात, प्रकृति की बात करते हैं, उसके लालन पालन की बात करते हैं, तो आज के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान संपदा को भी समझने की ज़रूरत है। हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा और संपदा की बात करते हैं तो क्या करते हैं? दादी नानी की कहानियों की तो बात करते हैं, उनके अनुभवों की तो बात करते हैं, उनके द्वारा सीखे गए, दिए गए नुस्खों की तो बात करते हैं। इसको पुरातन क्यों मान लिया जाता है? और जब आप जैसा व्यक्तित्व इन्हीं सब सीखों के साथ इंटरनेशनल सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर डंका बजाता है, तो क्या उन लोगों को, जो नासमझ लोग हैं, उनको नहीं समझना चाहिए कि भारत की भूमि में उसकी अपनी किस प्रकार की नॉलेज सिस्टम है, ज्ञान संपदा है? उनके चक्षु खोलने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, दो तरह के क्रिएटिविटी होती है। एक मूर्तिकार होता है, एक मूर्ति भंजक होता है। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने सिर्फ मूर्ति भंजना को ही क्रिएटिविटी कहना शुरू कर दिया, और जो एक स्कल्प्टर जो होता है, मुझे लगता है मैं स्कल्प्टर हूं, मुझे तराशना अच्छा लगता है, और जो एक इजी वे आउट है कि आप जो बना बनाया है उसको फेंक दें, तोड़ दें, खत्म कर दें, वो एकमात्र सॉल्यूशन हमारे समय में बन के क्रिएटिविटी का आ गया। और युवाओं को समझने की आवश्यकता है कि कैसे एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, तराशा है, उसे बड़ा रूप देता है। बड़ा आसान है आक्षेप करना, बड़ा आसान है फेंक देना, बड़ा मुश्किल है। जब भाषाओं में लोग मुझसे फिल्मी गानों की भी बात करते हैं कि आपके यहाँ गालियों का प्रयोग हो रहा है या भाषा का भोंडापन निकल के आ रहा है, मुझे लगता है गालियाँ जो हैं वो आलसी लोग गालियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो भाषा के साथ मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि हर वो भाव जिसको आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक शब्द है, पर वो थोड़ी मेहनत से मिलता है। थोड़ा आप ढूंढेंगे तो लगेगा हाँ इस चीज़ के लिए भी एक शब्द है, और गाली आसानी से साइड में खड़ी हुई, फट से उठा के डाल दी, तो वो भाव आपको लगता है व्यक्त हो गया। लेकिन आलसी लोग ऐसा करते हैं, मेहनती लोग ऐसा नहीं करते। मेहनती लोग भाषा में जो है, उनके भाषा में आपको मजा हुआपन दिखता है, वो तलाशते हैं, तराशते हैं, ढूंढते हैं, तब उनको वो शब्द मिलता है। और उसकी जो खुशी है, एक अच्छा शब्द, एक अच्छे शब्द को चुनना और अपने जो अभिव्यक्ति है उसमें उसको स्थान देना, ये कोई, इसमें एक आनंद है। इतने समय से लोगों ने तराशा है जिस चीज़ को, उसे फट से 2 मिनट में पानी में बहा देना आसान है। मुझे लगता है कि कई लोगों को लगेगा नहीं, इट इज़ नॉट मॉडर्न, इट इज़ कूल टू नॉट नो टू मच। देखिए भाषा क्या है, अगर आप सिर्फ व्यापार के लिए, धंधे के लिए भाषा चाहते हैं तो 10-12 शब्दों से, 50 शब्दों से काम चल जाएगा। लेकिन आपको अगर लगता है भाषा मेरे सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपनों की अभिव्यक्ति है, तो उसके लिए भाषा का फिर आपको सम्मान करना पड़ेगा। और हिंदी जो भाषा है वो इतनी समर्थ और इतनी उदार भाषा है कि देख ले आप, आंचलिक भाषाओं से शब्द लेना हो, मुझे बहुत खुशी होती है जब हिंदी में और भाषाओं के शब्द समाहित होते हैं। हिंदी की उदारता है, और हिंदी ऐसी भाषा है, लचीली भाषा है। मुझे
एसएमएस शब्द हिंदी भाषा में आ जाए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर एसएमएस शब्द संदेश की हत्या करके आएगा तो मुझे प्रॉब्लम है। तो ये जो भाषा का प्रयोग है और भाषा को मैंने पूरा ये जो प्ले लिखा है, इसमें कहीं भी भाषा का स्तर अनंत जी मैंने गिरने नहीं दिया। मुझसे कई बार कहा इसको सरल कर दो लोगों को समझने के लिए, कुछ इसमें ऐसे आज आम बोलचाल के डाल दो। मुझे लगा नहीं, अगर देखिए ये सिर्फ क्रिएटिव व्यक्ति का दायित्व नहीं है कि वो आपको अच्छी चीज़ सुनाए। आपको अच्छी चीज़ सुनने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाना पड़ेंगे। आपको अगर वो शब्द नहीं आता है तो वो आप सीखें, आप उसको सुनकर आप उसका अर्थ समझते हैं, मंतव्य समझते हैं आप। और अगर आप थोड़ी मेहनत, देखिए 2 कदम श्रोता चलेगा, 2 कदम कवि चलेगा, तभी होगा काम। कवि आज जो हम परोस रहे हैं सब कुछ, इतना सरलीकरण अच्छा नहीं है। आप सरलीकरण करिए लेकिन तुष्टीकरण मत करिए। आपने एक साथ कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया प्रसून जी। सरलीकरण और क्लिष्टता, इसके भी कुछ बिंदु आपने टच किए, इस पर मैं आऊँगा ज़रूर, एक मन में प्रश्न था भी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आलसी लोग गालियों का प्रयोग करते हैं, तो वो सहज रूप से एक प्रश्न पैदा होता है, फिर मुहावरे और कहावतों का क्या स्तर है, वो कौन लोग प्रयोग करते हैं, ज़रा बता दीजिए भाषा को बढ़ाने के लिए। देखिए, आप ये कहेंगे क्या गाली है और क्या लोक भाषा है। जब गाली होती है तो गाली दिख जाती है। लोक भाषा में जब आप कहते हैं ये लोक भाषा में इन शब्दों का प्रयोग होता है, या बिल्कुल है, लेकिन लोक भाषा आपको सुनाई दे के पता लग जाती है लोक भाषा है। देखिए, ये इंटेंट जो होता है ना, मंशा पता लग जाती है बोलने से। अगर मंशा लोक भाषा की है तो वो गीत है वो। लेकिन मंशा अगर किसी को खुरदुरे रेगमाल से रगड़ने की है तो वो भी पता लग जाता है। तो लोक भाषा की आड़ में छुपकर भोंडापन जीवित नहीं रह सकता। लोक भाषा का अपमान है वो। लोक भाषा में एक त्वरा है, लोक भाषा में एक संगीत है, लोक भाषा में एक केडेंस है। वो ऐसे रातों रात खड़ा नहीं हो सकता कि मेरे को मन हो रहा है और मैं ऐसे बोल दूं। लोक भाषाएं तो देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि आप किस तरह की आपकी जर्नी रही है, और दरअसल मैं अपने को अगर कहीं किसी तरह से परिभाषित, मैं अपने को कुछ बड़ा आदमी नहीं समझता हूँ। सूक्ष्म एक छोटी सी बात कहता हूँ। आप पहाड़ों में नदियों के किनारे जाते हैं, आपको पत्थर मिलते हैं तराशे हुए, बड़े चिकने से पत्थर होते हैं, हाथ में ले, आपको लगता है यार किसने इसको कहीं बनाया है क्या, किसने बनाया उन पत्थरों को, इतना तराशा किसने, ठोकरों ने तराशा है। लोक भाषाएं, लोकगीत ऐसे ही होते हैं जो लुढ़कते आ रहे हैं, जनरेशन से लुढ़कते हुए आ रहे हैं, और इसलिए वो तराशे हुए हैं। उनमें गाली भी गाली नहीं लगती है, क्योंकि वो लुढ़कते हैं, एक से दूसरे के हाथ में गए, उनका परिष्करण होता है, और उसमें जो है जो अनुभव की सुवास है वो जब नहीं रह जाती तो वो फिर गाली हो जाती। अभी चर्चा करते हुए आपने कहा प्रसून जी कि राजाधिराज लव लाइफ लीला में जो संवाद है, उसकी भाषा है, लोगों ने आपसे कहा सरल करिए, कुछ सहज करिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगा आपने उसमें किया, समाज को संदेश देने के लिए। कुछ उदाहरण, कुछ गीत उसके हम सबको बताना चाहेंगे आप? कहीं से कुछ एक आध मिल जाए आपको। हाँ। देखिए, मैं भगवान कृष्ण जो है वो मैया यशोदा से कहते हैं कि अब मुझे मथुरा जाना है, और वो चले जाते हैं। तो वो जो उनका जो गीत है, ये काफ़ी लोग इस पर रोते हैं वहाँ पर। तो वो माँ गा रही है ये कि कित कित ढूंढूं कहाँ छुप गया नटखट कृष्ण कन्हाई, कित कित ढूंढूं कहाँ छुप गया नटखट कृष्ण कन्हाई, सूनी गोदी लिए ढूंढती तुझे यशोदा माई। तोतली बोली बोलो कान्हा, तोतली बोली बोलो कान्हा,
छोटी दतिया खोलो कान्हा, तोतली बोली बोलो कान्हा, छोटी दतिया खोलो कान्हा, हाथ नचाओ बात बनाओ, ग्वाल बाल संग खेल रचाओ, कहाँ खो गए पग के घुंघरू, कहाँ खो गए पग के घुंघरू, कहाँ गई परछाई, कित कित ढूंढूं कहाँ छुप गया नटखट कृष्ण कन्हई। खूब चुराना माखन, अब से कुछ भी मैं न कहूंगी, खूब चुराना माखन, अब से कुछ भी मैं न कहूंगी, सांझ परे चाहे देर से आना, सारे दुख में सहूंगी, बस तू घुटनों के बल इस आंगन में आना, कान्हा ओ कान्हा, बस तू घुटनों के बल इस आंगन में आना, कान्हा ओ कान्हा, कब तक तरसाएगा माँ को, कैसे अकेली रहूंगी। अब कृष्ण उनके कल्पना में आते हैं, और क्योंकि वो तो कृष्ण हैं, उनके कई रूप स्टेज पे आ जाते हैं। मैया मैं कहाँ तुझसे दूर हूँ, देख यहाँ मैं यहाँ हूँ, संग संग तेरे यहाँ वहाँ, तेरी ममता जहाँ, जिसके सर पर छाया माँ की उसका बचपन छल छल बहता, जिस धरती पर तेरे पैर पड़े सारा जग वहीं रहता, सुनो न मैया फिर से मैंने बंसी वही बजाई, कित कित ढूंढूं कहाँ छुप गया नटखट कृष्ण कन्हई। तो प्रयास ऐसा है कि एक भाव सृष्टि हो और लोगों को कनेक्ट हो, और मुझे लगता है कि प्रयास नहीं करना पड़ता इन चीज़ों के लिए, अगर आप ऑनेस्टली करते हैं। और मुझे लगता है ग्रेस रहना चाहिए जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की जब बात करते हैं वो कोई बैकफुट पे आके नहीं करनी चाहिए। अब हमें बहुत बता दिया क्या कि आपके यहाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो हमारे जो पॉजिटिव हमारे चीज़ें हैं ना, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, उस पर नाज उनको, उसको सामने लेके आए, गर्व से लेके आए। ये देश को जो है ना बड़े आसानी से, देखिए कोई जब आपसे कोई कहे ना कि ये जुगाड़ की धरती है तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए। कोई और देश होता है उसको इनोवेशन कहा जाता है, और हमारे यहाँ जुगाड़ कह के उसको हास्यास्पद बना दिया जाता है। हमारे देश के एक युवा जो फट से आपका इंजन ठीक कर देता है या कोई चीज़ आपका तरीका निकालता है किसी चीज़ में से, उसको कहा जाता है इंडिया वाले बड़े जुगाड़ू होते हैं। जुगाड़ू क्यों कहा जाता है भाई हमें? बाहर के देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो उसे इनोवेटिव कहा जाता है। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी शक्तियों का भान हमें होना पड़ेगा। मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं जिन पर मैंने इस प्ले में भी बात की है, जामवंत जी, जो त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे। वो भगवान राम के साथ भी थे और भगवान कृष्ण के साथ भी थे। उस पर पूरा एक एपिसोड है, मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता, आप देखिए उसे ज़रूर आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब कहते हैं 2 मिनट्स मोटिवेशनल स्पीच और 10 मिनट्स दिस और 50 डेज वेज ऑफ डूइंग दिस, अगर आप जामवंत जी का आप देखें कि वो क्या मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप समुद्र लांघ सकते हैं, उनकी शक्तियों का उन्हें भान कराया। आज हम सबको अपने जामवंत ढूंढने होंगे जो हमारी शक्तियों का, भूली हुई शक्तियों का भान हमें कराएं, हमारे युवाओं को। हमारे अंदर ही हम ही लोग हैं ये। और मैं आपको इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में जगह जगह जाकर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे युवा, 1-2 लोग भी भारतीय बच्चे मुझे दिखते हैं, यंगस्टर्स इन द ग्रुप, उनकी आभा ही अलग होती है, उनका मस्तिष्क ही बहुत शार्प है। हम लोग बहुत ही प्रतिभाशाली है। ये मेरा अगर थोड़ा सा भी किसी भी रूप में अगर आपको मैं ये जामवंत जी वाला रोल प्ले कर सकूं ना, तो मुझे बहुत खुशी हो। आज मुझे लगता है कि जो उन्होंने हनुमान जी के साथ किया कि भाई तुम ही हो जो सूर्य को निगल गए थे भाई खेल खेल में, वो तुम ही थे, वो तुम ही तो हो। तो जब ये कहते हैं लोग कि भाई पास्ट का जिक्र क्यों करना, जो हो चुका, अतीत की बात क्यों करते हैं, कई लोग इतना क्यों करते हैं, आजकल अतीत की बातें होने लगी हैं, तो क्या जामवंत जी ने हनुमान जी से अतीत की बात नहीं की? उनको याद नहीं दिलाया कि तुम ही थे जो सूर्य को निगल जाते थे?
और मैंने लिखा भी है, अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी। आपने सुना हो? ये आपको अपनी शक्तियों पर भान होगा, हमारे देश को अपनी शक्तियों को भान होगा, हमारे युवाओं को अपने भुजाओं पर नाज होगा, तो आप देखेंगे कि हमें कोई नहीं रोक सकता। और वो जुगाड़ को आप इनोवेशन कहना शुरू करें। बहुत बहुत प्रेरक बात कही आपने। आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं इस प्रेरणा के लिए। इसमें कुछ प्रसून जी, मैं चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हूं, तो आपके इस भाव को सुन करके मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ अंश याद आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमें यही सिखाती है, भारत के स्व का भाव, भारत के स्व का बोध, स्वाभिमान का बोध, सामर्थ्य का बोध, हमारे अपने प्राचीन ज्ञान का बोध, हमारे उसके साथ आज के उसके संपर्क और उसको साधने का बोध। यह जब हमारे अपने क्लासरूम में नहीं बताया जाएगा तो ये आप जैसे अच्छे विचारकों का, चिंतकों का भी ये दायित्व बनता है कि आप ऐसे कार्यक्रमों में लगातार निरंतर जाएं और आईना दिखाएं। और ऐसे विश्वविद्यालय को प्रांगणों में तो जरूर जाएं जहां पर स्व के भाव को भारत बोध के साथ नहीं समझाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा है। तो यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जितने भी इसमें विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं वो इसको समझें और उसको वो मनन करें, उसको चिंतन करें कि ऐसा अवसर आया है जब भारत को भारत बोध के साथ समझने का अवसर आया है। और प्रसून जी उसको रेखांकित कर रहे हैं। प्रसून जी, आपने स्व के बोध को जगा दिया। इस अपने नाटक, जो आपका बहुत चर्चित नाटक है, उसमें आखिरी एक जिज्ञासा प्रकट करते हुए आपकी फिल्मी सफ़र की ओर आगे बढ़ूंगा। विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न और है जो मुझे लगता है कि आप बहुत अपनेपन से उसका जवाब देंगे। एक सिंधी भाषा के, मैं सिंधी भाषी हूँ, सिंधी भाषा के कवि हुए हैं गोवर्धन भारती, और वो भी फिल्मों में लिखते रहे हैं। और वो जब लिखते रहे हैं तो उन्होंने राधा और कृष्ण के वर्तमान संदर्भ के प्रेम को किस तरह प्रदर्शित किया है, किस तरह लिखा है, वो एक दो पंक्ति में आप समझेंगे, बहुत सहज है। शहर, मशीनू, माणू, शोर, चारों शब्द समझ में आए? शहर, मशीनें, आदमी, शोर, हिते हले तो जरा जो जोर, यहाँ चल रहा है पैसे का जोर। राधा रीझती है रुपयों पर, राधा रीझे थी रुपयन ते, और नाणा जोड़े नंद किशोर, यानी पैसा जो जोड़ रहा है वो नंद किशोर आज का जोड़ रहा है। तो ये जो नंद किशोर और राधा के वर्तमान प्रेम प्रसंग को इतनी कठोरता के साथ ये कवि प्रस्तुत करता है, तो क्या मेरा प्रश्न आता है यहाँ पर, जब प्रेम की स्थूल व्याख्या अधिकांशतः तन और धन के साथ सीमित कर दी जाती है, वर्तमान संदर्भ की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक आम समझ के व्यक्ति के लिए आप राधा रानी और कृष्ण जी के प्रेम की व्याख्या वर्तमान संदर्भ में इन विद्यार्थियों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मैं तो आशा खोता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि प्रेम का बाहरी स्वरूप कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर से प्रेम गहराई ही ढूंढता है और मांगता है। किसी भी रिलेशनशिप में आप देख लें, चाहे उसके आज मायने बदल गए हों या प्रैक्टिस में कुछ और दिखाई देता हो। मैंने एक गीत भी लिखा था कि दो आरक्षण में था शायद, कि झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आज़ाद करती हो, अच्छा लगता है। वो लड़का थोड़ा पोएट है, तो वो उससे कह रहा है, और दीपिका और आई थिंक इसमें हाँ सर, कि हाँ, झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आज़ाद करती हो, अच्छा लगता है। हिलाकर होंठ जब तुम हौले हौले गुफ्तगू को साज करती हो, अच्छा लगता है। तो वो कहती है, बातों में उलझाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना। तो सेंटी हूँ मैं, सेंटी हो तुम, जान गई हूँ, एक्शन भी दिखलाओ ना। तो एक ठीक है, इंस्टेंट युग में हम जी रहे हैं। Attention span of the current generation today is 8 seconds, which is less than 1 second less than the goldfish. Goldfish का 9 सेकेंड माना जाता है, ह्यूमन अटेंशन स्पैन को अभी 8 सेकेंड डिफाइन किया गया है। तो ये 8 सेकेंड का अटेंशन स्पैन का मतलब है कि आप 8 सेकेंड से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, अब तुरंत शिफ्ट कर देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं इंस्टा रील ऐसे ऐसे खच 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 देख रहे हैं। ये पूरा
जो हमारा जो पूरा ये, इसीलिए मैंने कहा कि बी वेरी केयरफुल, आज के बाद जाने के बाद अपने को कंटेंट इंडाइजेशन का शिकार मत होने दें। यहाँ से जाकर आप कंटेंट का अपच नहीं हो आपको, आप रेगुलेट करिए अपना कंटेंट खुद की, मुझे कितना देखना है। ये थोड़ी कि आप बेतहाशा खाए जा रहे हैं तो शरीर का तो नाश होगा ही, और बेशहासा देखे जा रहे हैं तो मन का भी नाश होने वाला है। तो ये जो अटेंशन स्पैन है, उसके बावजूद मैं मानता हूँ कि गंभीर विषयों पर फिर भी बिंज वॉचिंग भी साथ साथ चल रही है। लोग 13 एपिसोड एक साथ बैठ कर के सुबह से शाम तक भी देख रहे हैं, अगर जिन पर उनको इंटरेस्ट आ जाता है। तो ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ, एक तरफ उथलापन आया है तो दूसरी तरफ गहराई भी आई है। लोग, मैं आशा नहीं छोड़ता हूँ, सीधे पॉइंट पे आना वाली बात है, लेकिन गहराई भी है। मेरे हाथ में वाला गीत भी मेरा पॉपुलर है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जनतें मेरे पास हो, ये भी पॉपुलर है। रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द तू, थोड़ा सुकून, थोड़ा सा रेशम तू हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा, कभी तो लड़ जाए या अड़ जाए या खुशबू से भरा, तुझे बदलना ना चाहूं रत्ती भर भी सनम, बिना सजावट मिलावट, न ज़्यादा ना ही कम, तुझे चाहूं जैसा है। तो प्रेम का ये रूप भी है, ये गीत भी पॉपुलर है, तो मेरा ही लिखा हुआ है, ठीक है। चांद सिफारिश भी है एक जगह। तो मुझे लगता है प्रेम के कई रूप हैं। हाँ, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो गहराई प्रेम में रहे। और रही पैसे की बात, ये जो कृष्ण भगवान पर प्ले कर पाया हूँ मैं, अगर इसमें धनराज जी नहीं होते, जो जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है, और वो इस पर विश्वास नहीं करते और धन नहीं लगाते, अपना समय नहीं देते उसको, तो पॉसिबल नहीं था। मुझे लगता है कि एक चीज़ तो ज़रूरत है ऐसे लोगों की कि जो इस पर आज समय दें और पैसा दें, पैसे को सही दिशा देने की आवश्यकता है। एक और चीज़ की आवश्यकता है कि हम कितना पैसा से कैसा पैसा पर आ जाए। ये कैसा पैसा है, ये कितना पैसा है, इससे कैसा पैसा है, इस पर अगर हम आएंगे तो हमें देखेंगे कि हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज होगा। Where has this money come from? What means? I think हमारा समाज इसको समझता था और कैसा पैसा की इज्जत करता था समाज हमारा। आज कहीं शायद हम वो भूल रहे हैं। तो हमको कितना पैसा से कैसा पैसा पर आना चाहिए। आप सभी लोगों ने, प्रसून जी जब गीत गुनगुना रहे थे तो आपने आरोह और अवरोह का आनंद लिया। कितना अद्भुत और कितना आकर्षक था। यदि मैं आपके साथ बैठा होता तो ताली बजा देता, बाकी आप जाने। आइए कुछ फिल्मों का सफ़र तय कर लेते हैं अंतिम कड़ी में, समय को ध्यान में रखते हुए। अनुमति है जी? हाँ, अंत में कविता के लिए भी है सेगमेंट है वो, उसके बिना वो सेगमेंट पूरा नहीं होगा। धन्यवाद अनंत जी। फिल्मों में जो मैं कुछ देख पाया, समझ पाया, जो रिसर्च कर पाया, 2004 में हम तुम, फिर मिलेंगे, रोक सको तो रोक लो, और 2005 में ब्लैक, 2006 में रंग दे बसंती, फिर फना 2006 में, तारे ज़मीन पर 2007 में, फिर थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, गजनी, दिल्ली 6, लंदन ड्रीम्स, ब्रेक के बाद, आरक्षण, तेरी मेरी कहानी, इश्क इन पेरिस, भाग मिल्खा भाग, सत्याग्रह, नीरजा, मणिकरिका और न जाने कितने। लेकिन जो मेरा एक सहज सा प्रश्न है, आपने इसमें 3 फिल्मों को मैं रेखांकित करता हूँ भाई साहब। एक है रंग दे बसंती, दूसरा तारे ज़मीन पर, और तीसरा नीरजा। तीनों में आपने माँ को लेकर के बहुत अच्छे गीत आपने लिख दिए हैं। हम चाहते हैं कि कुछ उसमें से जो आपके दिल के निकट हो, माँ को रेखांकित करते हुए, माँ को करते हुए, उसको कुछ आप सुना दीजिए। ये ठीक है ना, सहज रहेगा? माँ पर कितना भी मैं लिखूं, कितना भी कहूं, मुझे लगता है कि वो
सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय, सात समंदर की मसी करूं, माँ का गुण ना लिखा जाए। मतलब ये मुझे लगता है कि माँ और जितने भी यहाँ किसी भी उम्र के हों और किसी भी, बल्कि माँ से जो आपका रिश्ता होता है वो कोई और किसी के साथ हो नहीं सकता। और मैं मेरी माँ दिवंगत हो गई, और मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि जितना अनकंडीशनल लव एक माँ दे सकती है बच्चे को, वो शायद, और इसीलिए मैं बार बार लिखता हूँ। और मैंने इसीलिए लिखा था कि ऐसा नहीं कि मैं पिता के खिलाफ, पिता से मुझे लेटर्स आए बहुत इस चीज़ के ऊपर। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। फिर मैं आता हूँ रंग दे बसंती पे, जहाँ पर मुझे जो ये सीन दिया गया था, ये गाना था नहीं फिल्म में, और रहमान जी और मैं उनके स्टूडियो में बैठे थे, और एक बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने बनाया था, तारारारा तारारारा तारारारा, ये चलता था उस समय। और माँ हैं वो, बॉडी आई हुई है बेटे की, और उसका ये सीन था। तो ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक गीत होना चाहिए, यहाँ पे गीत हो सकता है। फिल्म मोरलेस कंप्लीट हो चुकी थी। तो मुझे जो ख्याल आया वो ये आया कि एक माँ और बेटे लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक। बच्चा छुप जाता है, माँ मुझे ढूंढो, और माँ ढूंढते ढूंढते कहती है कि बेटा तू कहाँ है, काफी देर से, अब मैं तुझे ढूंढ नहीं पा रही। और बेटा कहता है कि मैं अब जाऊं वहां से मैं आ नहीं सकता। तो यही ये गीत था कि लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई अब तेरी माँ, आजा साँझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा साँझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैंने झरने से पानी तोड़ के पिया है, गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है, मेरी पतंग हो बेफिकर उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, आजा साँझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। तो ये एक संवाद है माँ बेटे के बीच, और जनरली मुझे भी भावुक कर देता है, आप सभी को भावुक कर देता है। और ऐसा एक सीन भी था, उसे इस तरह से पिक्चराइज किया गया राकेश जी ने, और रहमान जी का तो संगीत इसमें है ही, और लता जी
साथ मुझे उन्होंने गाया ये गाना। एक्चुअली लता जी ने, मेरा पहला फिल्मी गाना लता जी ने गाया था, जो मैंने लज्जा फिल्म के लिए लिखा था। और उस वक्त लता जी थोड़ा यंगर थी। इस लुक्का छिपी के समय तो मैं उनके साथ 2 दिन बिताए। जितना डेडिकेशन से वो गाना सीखती थी, मतलब जब तक उनका सुर सही नहीं लगेगा वो खुश नहीं होती थी। तो इट वाज एन ऑनर। और मैं आज ही आपके प्लेटफॉर्म पे ये बता रहा हूँ कि लता जी के जाने से करीब 1-1.5-2 महीने पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपना एक आखिरी गीत तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। मैंने कहा आखिरी क्यों? नहीं नहीं, मैं एक नेशन को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो वो गीत मेरे पास है, मैंने लिखा, उन तक गया, कंपोज भी हो रहा था, फिर लता जी भगवान के पास चली गई। तो वो गीत मुझे रहेगा, सालता रहता है, और वो मैं किसी दिन मे बी आनंद जी मैं आपको दूंगा, आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो लता जी से तो बहुत सीखा और मेरा सौभाग्य था कि ये गीत उन्होंने गाया और बहुत सुंदर गाया, आज तक गूंजता है लोगों के मन में। इस गीत को लिखने के बाद जो आपने तीसरी फिल्म का गीत कहा, नीरजा, दरअसल वो सबसे कम लोगों ने सबसे कम सुना, क्योंकि पूरा गाना फिल्म में था नहीं। और मैं आज भी उसे ढूंढ रहा था कि उसको अगर आप लोगों ने किसी ने सुना हो तो। ये तो दोनों बेटों की तरफ से था, ये बेटी की तरफ से लिखा है मैंने गीत माँ के लिए। और ये मैंने, अनंत जी जब बम्बई में हैं, और आपसे भी मेरा जिक्र हो रहा था कि बम्बई में जो बच्चियाँ आती हैं संघर्ष के लिए आती हैं बहुत सारे। अभी मैं 2 दिन पहले देहरादून में था, मैं उत्तराखंड की भी बच्चियों की बात कर रहा था कि बॉम्बे में आते हैं सब कुछ छोड़ करके, संघर्ष के कहीं छोटी सी जगह में रह रहे हैं, और जीवन की हार्शनेस आप देखते हैं। तो ये कि बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि तूने मुझे इतने नाजों से क्यों पाला, तूने इतने प्यार से मुझे क्यों रखा, जब दुनिया को इतना कठोर होना था तो तू मुझे ये समझा कि तूने ऐसे क्यों किया। तो वो ये कहती है कि उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहां, आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तूने तो मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं मां सारी दुनिया तेरी तरह। तो ये जो गीत है, माथा गरम है सुबह से मेरा, रख दे हथेली ना मां, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहां, हीरा कहा कभी नगीना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था मां, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तू डांटेगी ना मां, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तू डांटेगी ना मां। इसमें मैंने आई करके उसको यूज़ किया है। तो अगर इस गाने को आप सुने तो आप, सुनिधि चौहान ने बहुत अच्छे प्यार से इस गीत को गाया है, तो उसको आप सुनिएगा ज़रूर जाके। ये एक बेटी की तरफ से है, बेटी किस तरह से माँ से ये संवाद करती है। तो मैं अक्सर ये करता रहता हूँ, और माँ के ऊपर तो मैं जितना भी कहूँ, मैं आपको लास्ट में एक माँ के ऊपर एक और चीज़ सुना देता हूँ, जो एक छोटी सी कविता है, छोटी सी है कि तुम्हें बिना किसी काम के छोटे से नाम से पुकारती है बस माँ, तुम्हें बिना किसी काम के किसी छोटे से नाम से पुकारती है बस माँ, तुम्हारे अंदर के बचपन को हर उम्र में दुलारती है बस माँ, तुम्हारे अस्तित्व के सिंचन में, तुम्हारे सूक्ष्म के कंपन में, तुम्हारे अस्तित्व के सिंचन में, तुम्हारे सूक्ष्म के कंपन में सदा रहती है बस माँ, तुम्हारी रुकी हुई झील में चंचल सी नदी फूंक सकती है बस माँ, तुम्हारे बहने के लिए माँ को तुम में रहना ही होता है। मित्रों, इस सभागार में आप सभी लोग जो बैठे हैं, यदि आप मेरी आंखों से देखना चाहें तो प्रसून जी की आंखों की जो संवेदनाएं हैं, जो उनकी
पलकें गीली हो रही हैं, आप मेरी आंखों से, मेरे शब्दों से आप देख सकते हैं। अद्भुत माँ का वर्णन करते हुए जो उन्होंने बात कही और रखी। अनंत जी मंच पर आ गए हैं और ये संदेश भी है कि हम आखिरी कविता, बिना किसी प्रश्न के, एक छोटी सी कविता जो प्रसून जी बॉम्बे से यात्रा करते समय सोच करके आए थे कि जागरण के संवादी पर ये जरूर कहूँगा, तो वो हम आखिरी आग्रह कर लें उनसे 2 मिनट। एक आपके आग्रह के साथ मैं एक और आग्रह कर जोड़ लेता हूँ। दीजिए, जोड़ दीजिए। प्रसून जी अगर अपनी कविता सर्प क्यों इतने चकित हों, अरे वाह, वो अगर सुना बस तो दें, उसी के साथ समापन करते हैं। उसी के साथ समापन। वो बहुत अच्छी कविता है और मुझे लगता है कि प्रसून जी की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। हाँ, तो उसके बाद लास्ट भारत ये रहना चाहिए से खत्म कर। आप तो लोग सुनना चाहते हैं? जी जी। देखिए, भारत की संस्कृति पर प्रहार हुए हैं और भारत फिर भी खड़ा रहता है। तो इसी थॉट को मैंने लेके ये कविता लिखी है कि सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ। पी रहा हूँ विष युगों से, सत्य हूँ आश्वस्त हूँ। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ। पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की। जो कहानी कह रही है मौन की, अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे। और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त। इसके बाद मैं लास्ट कर देता हूं आपको। हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में, पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में। चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में। अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। प्रसून जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितना अच्छा संचालन किया।